बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, बल्कि इंतहाई अहम ख़बरें। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एक और कार्ड खेल दिया है और एक और सरप्राइज़ दे दिया है। जो लोग ये समझ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो बिल्कुल फ़ारिग हो चुके हैं, वो डिसफंक्शनल हो गए हैं, वो चंद घंटे के मेहमान हैं। कल कौमी असम्बली का इजलास होगा और इजलास बुलाया जाएगा, गिनती होगी और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाएगी और टाएँ फ़िश, और उसके बाद नई अचकन जो है वो उसका इंतखाब हो जाएगा। नई अचकन वाले हल्फ उठा लेंगे, उनकी काबीना आ जाएगी। इसहाक डार साहब जो हैं वो उन्होंने टिकट ले लिया है, लंदन से रिटर्न टिकट ले लिया है, वो वापस आ जाएंगे। बजट की तैयारी का काम अपोजिशन ने शुरू कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि उन सब के लिए एक बार फिर परेशानी का टाइम शुरू हो चुका है और कल वोटिंग नहीं हो रही, ये मैं आपको बता रहा हूँ। वोटिंग का कल कोई चांस नहीं है। ये सारी डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम से मुलाकात की। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बात की गई। लेटर गेट जो कि खुफिया मरासलात धमकी अमेज़, जो कि पाकिस्तान में हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए गैर मुल्की साजिश बेनकाब हुई थी, उसके बारे में गुफ्तगू की गई। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इस खुफिया मरासले को, धमकी अमेज़ मरासले को इंडोर्स किया गया, एक्नॉलेज किया गया और तमाम चारों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान उसमें मौजूद थे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, इंटेलिजेंस चीफ, सिविल और मिलिट्री दोनों, और अहम वफाकी वज़रा, कौमी सलामती के मुशीर, उनकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ और उस खुफिया मरासले को, धमकी अमेज़ ख़त को, साजिशी ख़त को एंडोर्स किया गया। उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ, एलामिया में भी इस बात की तस्दीक की गई। लिहाजा ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच के सामने भी रखा। उस कौमी सलामती कमेटी के मिनट्स तक दिए गए, लार्जर बेंच के सामने रखे और पाकिस्तान की पार्लिमानी जो सलामती कमेटी है उसके मिनट्स रखे गए लार्जर बेंच के सामने। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उस तरफ नहीं रुख किया, उसको एक साइड पे रखा और एक जज अपनी जजमेंट दी, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग तक अपने आप को महदूद रखा। लेकिन रूलिंग की जो वजह बनी थी उस इशू को टेकअप नहीं किया, शॉर्ट ऑर्डर में नहीं किया, और शॉर्ट ऑर्डर में अगर नहीं किया तो डिटेल जजमेंट अभी तक आई नहीं है। तो लिहाजा उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जब मुकम्मल तौर पे सुप्रीम कोर्ट के कल के फ़ैसले के बाद बहाल हो गए, जिस पे मिठाइयाँ तकसीम की गई अपोजिशन ने, हमने पहले भी मना किया था कि अभी इतनी जल्दी तकसीम ना करें मिठाइयाँ, लेकिन उन्होंने तकसीम की। और फिर अपोजिशन, क्योंकि कोर्ट रूम नंबर 1 में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब पहुँचे हुए थे, उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किया और कहा, अल्लाह के वास्ते दिए, दुआएं दी कि जनाब मेहरबानी करें, बहाल करें, हम वापस आएंगे, इस मुल्क को दलदल से निकालेंगे और चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने DGISI से मुलाकात की, उसके बाद अपनी सियासी कमेटी बुलाई और फिर आइनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत की गई, क्योंकि उनकी काबीना बहाल हो चुकी है। वफाकी काबीना मुकम्मल तौर पे बहाल हो चुकी है, फंक्शनल है। उनके साथ सलाह मशवरा किया। जो स्टेट मशीनरी उनके असम्बली तोड़ने के बाद स्टेट मशीनरी उनके हाथ से निकल गई थी और वो आर्जी वज़ीर आज़म बन गए थे, सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद वो एक मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार प्राइम मिनिस्टर बन गए और सारी की सारी स्टेट मशीनरी उनके अंडर आ गई और अब वो अपना काम शुरू कर दिया उन्होंने। तो नंबर 1 उन्होंने कमीशन बना दिया है, एक तहकीकाती कमीशन, लेटर गेट की इंक्वायरी करेगा और उस कमीशन का जो सरबराह बनाया है वो लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ख़ान को बनाया है जी। और लेफ्टिनेंट जनरल तारिक ख़ान एक इंतहाई सीनियर मोस्ट रिटायर्ड 3 स्टार जर्नैल हैं और इंतहाई अहम ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में उनका एक अहम रोल है। और साथ ही साथ सिर्फ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में नहीं, बल्कि उनका एक विज़न भी है कौमी सलामती के हवाले से, पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल जो लूटर हैं, पाकिस्तान को लूटने वाले, जिनको हम लीडर कहते हैं, जो बेसिकली लीडर नहीं है, ये डीलर हैं और ये सारे के सारा जो एक टोला इकट्ठा हुआ है वो दोबारा एक बैरूनी
ایجنڈے کے تحت، بیرونی سازش کے تحت پاکستان کا اقتدار پہ قابض ہونا چاہتا ہے تو اس کو وہ جانتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل طارق خان صاحب، اور اپنا نقطہ نظر بیان کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑے دبنگ ہیں، لہٰذا ان کو اس کمیشن کا سربراہ بنایا ہے۔ وہ اس لیٹر گیٹ کی تحقیقات کریں گے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے جناب، نمبر 2 میں آتی ہے بات کہ اس لیٹر گیٹ میں جو تحریک عدم اعتماد کے منحرف اراکین ہیں، پی ٹی آئی کے 8 ارکان، ان کے ساتھ غیر ملکی سفارتکاروں کے رابطے، ملاقاتوں کی تفصیلات بھی ہے۔ یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ پلانٹڈ ہے، یہ آرگینک نہیں ہے، 1% بھی شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ آرگینک ہے، یہ پلانٹڈ ہے اور اس پہ آگے بڑھا جا رہا ہے۔ اور لہٰذا جنرل طارق خان ایک دبنگ آدمی، طاقتور جرنیل، ریٹائرڈ جرنیل لیکن طاقتور، اور اپنی بات کہنا بھی جانتے ہیں، منوانا بھی جانتے ہیں، اور اس کمیشن کو مزید بااختیار بنایا جائے گا۔ ابھی اس کے آنے ہیں ٹرمز آف ریفرنس آنے ہیں کہ وہ کیا کیا کر سکے گا، نمبر 1۔ اور اس کمیشن کی منظوری کابینہ کے اجلاس میں کابینہ اپروو کرے گی اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ ہوگا۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ آئینی ماہرین سے بھی مشاورت کی ہے، اور دوسرا سرپرائز یہ ہے کہ وہ ریویو پیٹیشن فائل کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، نظر ثانی کی اپیل۔ اور نظر ثانی کی اپیل بہت ہی مدلل تیار کی جا رہی ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آئین کے بنیادی روح سے مطابقت نہیں رکھتا، یہ اس کا ہوگا روح ہے، اس کا میں پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کا فیصلہ آئین کی بنیادی روح سے مطابقت نہیں رکھتا، اور اس میں انکروچمنٹ ہوئی ہے، اور جو کہ آئین پاکستان ہے وہ کہتا ہے کہ عدلیہ، مقننہ، انتظامیہ ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اپنا اپنا کام کریں گے، جو آئینی کردار دیا ہوا ہے تینوں اداروں کو وہ کریں گے۔ عدلیہ اپنا کام کرے گی قانون کی تشریح کرنے کا، ایگزیکٹو اپنا کام کرے گی، مقننہ لیجسلیشن کرے گی۔ لیکن اس فیصلے کے بعد اسپیکر جو ہیں وہ ایک بن گئے ہیں، ربڑ سٹیمپ بن گئے ہیں۔ اس فیصلے کے بعد جو وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس ہوا، آئینی ماہرین نے ان کو بتایا کہ اس میں اسپیکر باؤنڈ ہو گئے ہیں، اسپیکر ایک کہنا چاہیے ربڑ سٹیمپ کہ ان کو حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ یہ کام کریں، اور ساتھ روڈ میپ دے دیا ہے۔ وہ نہ اپنا مائنڈ اپلائی کر سکتے ہیں، نہ وہ جو سپریم کورٹ رجسٹرار کو جو اختیارات حاصل ہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ایک ہدایت، ایک حکم نامہ دیا گیا ہے۔ پھر صدر اور وزیر اعظم کے تمام فیصلوں کو بھی مشروط کر دیا ہے، 3 تاریخ کے عبوری حکم کے تابع کر دیا گیا ہے۔ اور پھر قومی اسمبلی کا اجلاس کیسے چلنا ہے، کب چلنا ہے، کیا کرنا ہے، ایجنڈا کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ نے اپنے کنٹرول میں لے لی ہیں۔ سپریم کورٹ ایک ریگولیٹری ادارہ بن گیا ہے، یا ان کو اپنے کنٹرول میں لے کے مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ تو یہ اس پہ ایک نظر ثانی کی پیٹیشن تیار کی جا رہی ہے جو کہ فائل کی جائے گی، اور نظر ثانی کی پیٹیشن جب فائل ہوگی اسی بنیاد پہ اسپیکر بھی یہ کہیں گے کہ نظر ثانی کے اپیل کا فیصلہ آ جانے دیں، اس کے بعد آگے کریں گے، کیونکہ ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک نہیں آئی، اور ڈیٹیل ججمنٹ کا بھی انتظار کیا جائے گا، تب جا کے وہ بات بنے گی۔ لہٰذا ایک تو یہ ہے۔ دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ کل کا اجلاس ہوگا، اور کل کے اجلاس میں بھی ووٹنگ نہیں ہوگی تحریک عدم اعتماد پہ۔ یہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت اور ان کے آئینی ماہرین نے مشاورت کے بعد یہ کیا ہے، کیونکہ جو قومی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس میں اسپیکر کو پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اجلاس بلائیں، 3 اپریل کا ایجنڈا جو ہے وہ رکھیں۔ وہ 3 اپریل کا ایجنڈا آ چکا ہے، اور 3 اپریل کے ایجنڈے کے مطابق ہی ہوگا، اور اس میں کوئی نہیں رکھا جائے گا۔ 3 اپریل کا ایجنڈا، پھر قومی اسمبلی کے کل کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہے اسپیکر کو،
उन्होंने आइनी माहिरीन से भी मुशावरत कर ली है और शोबा कानून है उनसे भी मुशावरत जारी है अभी तक, और उसका जायज़ा लिया जा रहा है। एजेंडा कल के इजलास का भी जारी कर दिया है। वही 3 अप्रैल का जो एजेंडा था कौमी असम्बली का, वही कल एजेंडा होगा। आइटम 4 पे तहरीक अदम एतमाद पे वोटिंग है। और दूसरा फ़ैसला ये किया है कि कल कौमी असम्बली के इजलास में भी ये लेटर गेट जो है उसको रखा जाएगा अरकान पार्लिमान के सामने, और हो सकता है उस पर बहस का आगाज़ हो जाए। तो लिहाजा स्पीकर को पाबंद किया गया है कि कल इजलास बुलाना है 10:30 बजे से लेट नहीं होना चाहिए। वो उन्होंने बुला लिया, एजेंडा जारी कर दिया, और जब इजलास होगा तो उसमें फिर कार्रवाई का शुरू किया जाएगा। उसमें ये लेटर गेट सामने आएगा और स्पीकर को हुक्म दिया है कि आपने प्रोरोग नहीं करना, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए इजलास मुलतवी नहीं करना जब तक कि तहरीक अदम एतमाद निमटा ना दी जाए, इस साइड पे या उस साइड पे निमटा ना दी जाए। तो लिहाजा प्रोरोग का मतलब क्या है? प्रोरोग का मतलब होता है इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देना, और उसको दोबारा समन करने के लिए या तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समन करेंगे या फिर रिक्विजिशन दी जाएगी दोबारा इजलास बुलाने के लिए। लिहाजा ये कल फैसला हुआ। हाँ, अलबत्ता स्पीकर इजलास एडजर्न कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में कहीं ये नहीं लिखा कि ये फैसला, ये तहरीक अदम एतमाद कल ही निपटाई जाए। ये फैसले में कहीं नहीं लिखा। प्रोरोग नहीं हो सकता, एडजर्न हो सकता है। कल बहस होगी, गुफ्तगू होगी, क्या एजेंडा होगा, उससे पहले पहले उस पर बातचीत के बाद कौमी असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। वो 2 दिन के लिए भी हो सकता है, वो 4 दिन के लिए भी हो सकता है, वो 6 दिन के लिए भी हो सकता है, वो इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को बिल्कुल तसल्ली से पढ़ा गया है, उसको एग्ज़ामिन किया गया है। लार्जर बेंच का जो फ़ैसला आया है उस फ़ैसले के रूह से स्पीकर इजलास बुलाएगा, एजेंडा जारी हो चुका, और उस पर बहस होगी, और उसमें मज़ीद जो लेटर गेट आएगा, और उसमें आगे भी कुछ स्टेप्स हैं, उसका भी अनाउंसमेंट होनी है। तो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जो हैं वो आज रात जब कौम से ख़िताब करेंगे तो उसमें मज़ीद अपना ऐलान करेंगे कल के लिए। तो लिहाजा ये बात ज़हन में रखिए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया है वो बज़ाहिर तो ऐसा ही लगा। अपोजिशन ने मिठाइयाँ तकसीम की और उन्होंने कहा कि चंद घंटे के मेहमान हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, और उसके बाद हमारी बारी हो जाएगी शुरू। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चंद घंटे के मेहमान हैं। अभी तक वो इस पॉलिटिकल बैटल को कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल बना चुके हैं। अब पॉलिटिकल बैटल भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल भी है, और ये लड़ाई जारी रहेगी। और कल का दिन भी कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कल गिनती होगी, वोटिंग होगी और तहरीक अदम एतमाद कल निपटा दी जाएगी, या तहरीक अदम एतमाद मंजूर हो जाएगी या मुस्तरद हो जाएगी। मुझे अभी तक इसका कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। ये थी जी अब तक की इतलात। इंशाअल्लाह मज़ीद ख़बरों के साथ फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।